BSc पार्ट सेकेंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट कोर्स में हम आज प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के बारे में स्टडी करेंगे। गर्भावस्था परीक्षण। लाइव स्टॉक में पशु इंसीमिनेट होने के पश्चात उसकी प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करना, उसका पहचान करना कि पशु गर्भित हुआ या नहीं, ये सब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के अंदर आता है। ये प्रेगनेंसी मादा पशु की वह स्टेज है जब उसके गर्भाशय में गर्भ का विकास हो रहा हो, और इंसीमिनेशन वीर्य सेचन के पश्चात ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि फीमेल इंसीमिनेट है या नहीं। ये इंसीमिनेशन के पश्चात यदि पशु गर्म नहीं है तो उसे इंसीमिनेशन मानते हैं। जैसे यदि मादा पशु को इंसीमिनेट करा दिया जाता है, वीर्य सेचन करा दिया जाता है, गर्भित करा दिया जाता है और उसके पश्चात पशु दोबारा से हीट में नहीं आता है, तो हम मानते हैं कि पशु प्रेग्नेंट है। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी का परीक्षण आवश्यक है। इसका पता प्रेगनेंसी का पता लगाने के लिए कौन कौन सी विधियां हैं? इसमें विधियां हैं। पहला है सहगर्भता स्थिति में मादा में होने वाले परिवर्तनों द्वारा, यानी एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी फीमेल एनिमल में होने वाले परिवर्तनों द्वारा। दूसरा, गर्भावस्था में जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन परिवर्तन द्वारा, जो हार्मोनल चेंज होते हैं उनके द्वारा, उसमें क्या क्या चेंज होते हैं उसके द्वारा भी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया जाता है। थर्ड है रेक्टल पाल्पेशन द्वारा, रेक्टल पल्पेशन द्वारा। और फोर्थ है एक्सरे तथा अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा। एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा भी प्रेगनेंसी का पता लगाया जाता है। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट प्रैक्टिकल जो मेथड है दैट इज रेक्टल पल्पेशन। ये जो लाइव स्टॉक एनिमल है उसमें गाय भैंस, जो फार्म पशु है उसमें गाय भैंस घोड़ी में प्रेगनेंसी की स्थिति ज्ञात करने के लिए रेक्टम द्वारा उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का अनुभव करने की विधि सफल है। लेकिन जो छोटे पशु हैं जैसे भेड़ बकरी में ये विधि रेक्टल पल्पेशन ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इनमें जो उसके एब्डोमिन में एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के द्वारा ही ज्ञात किया जा सकता है। अब इसमें परीक्षण की विधि, सबसे पहले हम जैसे कपड़े पहनेंगे, गमबूट पहनेंगे, एप्रिन पहनेंगे और हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर साबुन का पानी लगाकर हाथ को धीरे धीरे हम रेक्टम में प्रवेश कराते हैं और सावधानीपूर्वक गोबर बाहर निकालें। ध्यान रखें कि हाथ पूरा बाहर न निकले, अन्यथा रेक्टम में हवा प्रवेश कर सकती है। और जनन अंगों को छूकर या उसमें कांटेक्ट द्वारा, स्पर्श द्वारा गर्भाशय के स्थिति का पता लगाएं। प्रेगनेंसी के प्रथम 35 दिनों में गर्भाशय के आकार में बहुत कम परिवर्तन, लेकिन कॉर्पस लूटियम की उपस्थिति गर्भावस्था का सूचक है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि 35 दिनों में गर्भाशय के आकार में कोई चेंज नहीं होता, किंतु कॉर्पस लूटियम की उपस्थिति उसकी प्रेगनेंसी का सूचक है। और भ्रूण की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर होती है। 6 सप्ताह के पश्चात, यानी 6 सप्ताह के पश्चात गर्भाशय में जो यूट्राइन हॉर्न है उनका आकार बढ़ता है तथा हॉर्न की भित्ति को अंगूठे के बीच में दबाकर ऊपर उठाने पर एमनियोटिक झिल्ली हाथ से छूटती प्रतीत होती है और भ्रूण की लंबाई 3 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट, 8 सप्ताह पश्चात, जैसा कि इसमें दिखाया गया कि 8 सप्ताह पश्चात गर्भित जो हॉर्न है लगभग 8 गुना अधिक बढ़ा तथा लगभग 12 सप्ताह तक आकार में वृद्धि के कारण गर्भाशय पेल्विक केविटी से निकलकर एब्डोमिनल केविटी में फैलने लगता है। इसमें क्या होता है कि लगभग 12वें सप्ताह तक आकार में वृद्धि के कारण गर्भाशय
पेल्विक कैविटी से निकलकर एब्डोमिनल कैविटी में फैलने लगता है। और जैसे जो डिम्ब ग्रंथियाँ हैं, ओवरी भी जो यूट्राइन ग्लैंड्स होती है, जो डिम्ब ग्रंथियाँ हैं भी उदर गुहा में चली जाती है, अतः उन्हें स्पर्श करना आसान नहीं होता। और भ्रूण का आकार 12 से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। और मध्य गर्भाशय में धमनी में कंपन, फ्रीमेटस का आभास होने लगता है। मध्य गर्भाशय में धमनी के में कंपन का आभास होने लगता है। और भ्रूण का आकार 12 से 14 सेंटीमीटर, ये है 8 सप्ताह तक। 8 सप्ताह में जो भ्रूण की क्या स्थिति होती है। 16वें सप्ताह में जो एब्डोमिनल में उदर गुहा में गर्भित श्रृंग, जो यूट्राइन होर्न है, वो फुटबॉल की तरह हो जाता है। इसके पश्चात कोटलीडन्स, दोहरी गर्भाशय झिल्ली तथा बढ़ी हुई मध्य गर्भाशय धमनी का कंपन, फ्रीमेटस महसूस किया जा सकता है। और भ्रूण का आकार 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाता है। नेक्स्ट, जो 25वें सप्ताह में गर्भ उदर गुहा के तल पर पहुंच जाता है। प्रीमेटस बहुत तेज हो जाती है तथा भ्रूण का आकार 40 से 45 सेंटीमीटर हो जाता है। ये 25वें सप्ताह। जैसे जैसे प्रसव काल बढ़ता है, भ्रूण विकसित होकर पुनः वस्ती गुहा में प्रवेश करता है तथा भ्रूण का सिर, मुंह और जो उसके अग्रपाद है, जो फोर हिंट्स हैं, जो अग्रपाद है, उनमें अनुभव कर सकते हैं। तो ये तो था उसके द्वारा, रेक्टल पल्पेशन के द्वारा हम कैसे गर्भ की स्थिति का पता लगाएं या क्या कैसे पता लगाएं कि ये पशु गर्भित है। और इसमें जैसे टेबल में दिखाया गया कि फार्म पशुओं का औसत प्रसव काल कितना होता है। जैसे केटल, उसका औसत प्रसव काल या गेस्टेशन पीरियड दैट इज़ 280 दिन, 9 महीने 9 दिन। भैंस 310 दिन, 10 महीने 10 दिन। भेड़ 5 महीने 5 दिन। बकरी 5 महीने 5 दिन, 148 से 151 दिन। घोड़ी 337, 11 महीने 11 दिन। ऊँटनी 337, 12 महीने 12 दिन। और स्वाइन 3 मंथ 3 वीक 3 डे। और ये तो था उनके गेस्टेशन पीरियड, उनका गर्भावधि कितना होता है। अब रेक्टल पल्पेशन द्वारा गर्भ का परीक्षण गाय भैंस में जो प्रजाति है, वो जैसे उसका अंग है वेजाइना, ये 45 दिन में सूखा रहता है, 60 दिन में सूखी झर्रेदार, सूखी 90 दिन में सूखी झुर्रेदार, और 120 दिन में सूखी झर्रेदार, 150 दिन में सूखी झर्रेदार। ये तो है वेजाइना की स्थिति। और ओस सर्विक्स, गिरमुख, ये 45 दिन में बंद रहता है, 60 दिन में बंद रहता है, 90 दिन में बंद रहता है, 120 दिन में बंद रहता है, और 150 दिन में आंशिक रूप से खुलता है। यूट्रस, गर्भाशय का आकार, ये एमनियोटिक झिल्ली का फिसलना 45 दिन में तथा पुनः गुहा में महसूस होना। 60 दिन में एमनियोटिक झिल्ली का फिसलना, 90 दिन में भ्रूण महसूस होना, 120 दिन में भ्रूण का उदर गुहा में चले जाना, और नेक्स्ट है भ्रूण का बढ़ना। ओवरी, डिम्ब, इसमें 45 दिन में पीतपंड उपस्थित, कॉर्पस लूटियम 90 दिन में भी उपस्थित, और 120 दिन में भी डिम्ब का आगे की तरफ खिंचाव, और ओवरी का पहुँच से बाहर होना। अब है यूट्राइन हॉर्न, 45 दिन में आकार थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, जैसे 5 सेंटीमीटर। 60 दिन में आकार में गुब्बारा जैसा महसूस होना, 8 सेंटीमीटर। 90 दिन में आकार और अधिक बढ़ा, और 120 दिन में बड़े आकार के साथ कोटलीडन्स भी महसूस होना, और 120 दिन में गर्भित उदर चले जाना। अब गर्भ का आकार 45 दिन में 3 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर, फिर 13, 25 to 30, और 160 दिन में 40 सेंटीमीटर। ये तो था कि रेक्टल पल्पेशन द्वारा हम कैसे प्रेगनेंसी का
डिटेक्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। अब ब्याने के बाद दोबारा गाय को अब कब गाभिन कराएंगे? अच्छी गाय वही मानी जाती है कि जो नियमित रूप से बच्चा पैदा करे। ये साधारणतः 12 से 14 महीने की अवधि अच्छी मानी जाती है। ब्याने के तुरंत बाद गाय को प्रजनन कराने से गर्भाधान नहीं होता, क्योंकि ब्याने के बाद गर्भाशय को अपनी सामान्य अवस्था में आने में कुछ समय लगता है। इसलिए ब्याने के 65 से 60 दिनों के अंदर गाय दोबारा गाभिन हो जानी चाहिए। जिस गाय को ब्याने में असामान्य सुविधा हो उसे अधिक समय तक गाभिन नहीं कराना चाहिए। और इस अवधि में गाय की जननेंद्रियां अपने सामान्य अवस्था में आ जाती है। 45 से 60 दिन में गाय फिर गर्भ धारण करने की स्थिति में आ जाती है। ब्याने के 40 दिन बाद गाय को ठीक प्रकार से देखते रहना चाहिए कि कहीं गर्मी में तो नहीं है। पाली में आने पर उसे उचित समय पर किसी अच्छे सांड से ब्रीडिंग अथवा जैसे एआई द्वारा करा देना चाहिए। यदि गाय 90 दिन तक हीट में नहीं आई तो पास के किसी हॉस्पिटल में ले जाकर उसके गर्भाशय का निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि ठीक समय पर पशु के प्रेग्नेंट न होने पर एक ब्यात से दूसरे ब्यात का अंतर इंटरवल बढ़ जाता है। और यदि गाय अधिक समय तक सूखी रहती है तो पशुपालक को आर्थिक नुकसान भी होता है। तो ये तो था कि इसमें जैसे इसको कब गर्भित कराना चाहिए ब्याने के पश्चात, और 90 दिन तक यदि पशु गर्भित नहीं होता है तो उसको हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, और एक ब्यात से दूसरे ब्यात का अंतर ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ज़्यादा ड्राई पीरियड रहेगा तो पशुपालक को नुकसान होगा। ये हमने आज स्टडी किया। थैंक यू।